नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की बात में। आज ईरान और अमेरिका की जंग को 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन जंग थमने के आसार दिखाई नहीं दे रहे। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, इन देशों के विदेश मंत्रियों की पाकिस्तान में मीटिंग जो हुई वो भी बेनतीजा रही। हालांकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है और उम्मीद है कि जल्द कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन ईरान ने साफ साफ कह दिया कि उसे युद्ध विराम के लिए अमेरिका की शर्तें मंजूर नहीं हैं। जवाब में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला, तो अमेरिका खार्ग आइलैंड को तबाह कर देगा। ईरान के पावर जनरेशन प्लांट्स और डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स को उड़ा देगा। अमेरिका ने तो सिर्फ धमकी दी, लेकिन ईरान ने इजराइल और यूएई पर हमले तेज कर दिए। सऊदी अरब, बहरीन और इराक में भी अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया। इजराइल ने भी तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर भयंकर बमबारी की। युद्ध रुकने के आसार नजर नहीं आने की वजह से आज क्रूड ऑयल की कीमत एक बार फिर $116 पर बैरल पहुंच गई। इससे भारत समेत पूरी दुनिया में शेयर मार्केट में भयंकर गिरावट आई। पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के हालात से परेशान है। पूरी दुनिया में तेल और गैस का क्राइसिस है और हालात सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। अब सवाल यह है कि आखिर यह जंग कब रुकेगी? अमेरिका और ईरान की बातचीत कहां अटकी है? कौन कौन मीडिएट कर रहा है? अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के सामने क्या शर्तें रखी और इजराइल के खिलाफ आज कौन सा नया मोर्चा खोला गया? इसका जंग पर क्या असर होगा? यह सब आपको मैं बताऊंगा आज की बात में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी की। ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध रुकवाने के लिए की जा रही कोशिशें डेड एंड पर पहुंच गई हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए 15 पॉइंट्स वाला जो प्रस्ताव ईरान को भेजा था, उसे ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान ने माना है कि उसके पास अमेरिका की तरफ से डील का प्रपोजल आया था, लेकिन अमेरिका के साथ उसकी कोई सीधी बात नहीं हुई है। ईरान के दो टूक जवाब में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को बड़ी धमकी दी। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा कि अगर ईरान के साथ जल्द से जल्द कोई डील नहीं होती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान नहीं खोलता है, तो फिर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, ईरान के तेल के कुओं और खार्ग आइलैंड पर बमबारी करके इन सबको पूरी तरह तबाह कर देगा। ट्रंप ने ईरान में मीठे पानी की सप्लाई करने वाले डीसैलिनाइजेशन प्लांट को भी उड़ाने की धमकी दी। हालांकि इसके बाद ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत में काफी प्रोग्रेस हुई है। ईरान की नई लीडरशिप काफी फ्लेक्सिबल है। उन्हें उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अब्दुल अल सीसी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से अपील की है कि वो इंसानियत के वास्ते पूरी दुनिया पर रहम खाएं और यह युद्ध रोकें। أنا بقول للرئيس ترامب لن يستطيع أحد إيقاف الحرب في منطقتنا في الخليج إلا أنت وأنا بكلمك باسم الإنسانية। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने कहा कि उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से गुजारिश की है कि वो खुदा के वास्ते जल्द से जल्द ये जंग खत्म करें। अल सीसी ने कहा कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से मानवता का हवाला देकर बात की। कहा कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पीस हैं, आप ही मिडिल ईस्ट में कत्ल गारत बंद करा सकते हैं, इसलिए जल्द से जल्द जंग खत्म कीजिए। इससे पहले पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि वो अमेरिका और ईरान की बातचीत की मेजबानी करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि जंग खत्म होगी। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार ने इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग की। तीनों देशों के विदेश मंत्री पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मिले। चारों विदेश मंत्रियों की आज भी इस्लामाबाद में बातचीत होनी थी, लेकिन सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री इस्लामाबाद से पहले ही लौट गए। उनके जाने के बाद इशाक डार ने कहा कि अब बस दुआ ही काम आ सकती है, सबको शांति के लिए दुआ करनी चाहिए। Pakistan has maintained a regular engagement with our regional and international partners. We have remained actively involved in all efforts and initiatives aimed at bringing this conflict to an end. Pakistan also has very important relationship with the United States. We have remained actively engaged with the US leadership as well as part of our efforts to de-escalate the situation and finding a peaceful resolution of the conflict. In this context, Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days,
for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. Pakistan will require prayers and support of the entire international community for the success of its endeavor to achieve peace and bring a permanent end to this war. पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार बता रहे थे कि उनका देश ईरान से युद्ध रुकवाने के लिए इस क्षेत्र के बाकी देशों के साथ लगातार काम कर रहा है और अब अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत की मेज़बानी करने के लिए भी तैयार है। इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के अमेरिका से रिश्ते बहुत अहम हैं और इसीलिए पाकिस्तान इस युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में मसले के स्थायी समाधान के लिए बातचीत होगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि इशाक डार ने यह भी कहा कि उनकी कोशिशें कामयाब हों इसके लिए पूरी दुनिया की दुआओं की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं इजराइल ने मीडिएटर बनने की पाकिस्तान की कोशिशों का मजाक उड़ाया। इजरायली विदेश मंत्रालय की विशेष दूत फ्लूर हसन नहोम ने कहा कि जो पाकिस्तान खुद आतंकवाद का सबसे बड़ा सेंटर है वो कोई युद्ध रुकवाने के लिए क्या कर सकता है। I mean, I don't know what the Pakistanis think they're doing. I think they're trying to make themselves relevant. They are themselves a huge problem in the world of jihadi terrorism. But, you know, they can try. I'm not sure they'll be very successful. I think they just want to shove themselves in the middle of something relevant at the moment. फ्लूर हसन नहोम कह रही थी कि मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है और शायद इसलिए पाकिस्तान खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इतनी उछल कूद कर रहा है। इससे उसे क्या फ़ायदा होगा पता नहीं, मगर हर देश को अपने हिसाब से कोशिशें करने का पूरा हक है। लेकिन ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका की जंग रोकने की पाकिस्तान की जो भी कोशिशें हो रही हैं उसको लेकर पाकिस्तान में खूब जश्न मन रहा है। पाकिस्तान के तमाम नेता, आर्मी चीफ मुनीर और शहबाज हुकूमत की डिप्लोमेसी की तारीफ़ें की जा रही हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हैसियत पूरी दुनिया में बहुत बढ़ गई है। ईरान और अमेरिका उस पर भरोसा करते हैं। सऊदी अरब भी पाकिस्तान के रोल से खुश है। पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो इस वजह से भी है कि गालिबन पाकिस्तान वो वाहिद जगह है जहां ईरान के इमायदीन निगोशिएट करने आ सकते हैं और उनके पास ये प्रोटेक्शन होगी कि इसराइल कोई मिसाइल मार के उनको वहां जो है ना उन नेगोशिएशंस को जो है वो अंडरमाइन या तबाह नहीं करेगा। इसराइल ये काम कर चुका है, आपके सामने है। इसलिए यहाँ पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो तभी मुमकिन है कि वो एक सेफ लोकेशन है ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। तो ये अब पाकिस्तान ने अपना रोल अदा कर दिया है। आज जो थे आपको मालूम है कि मलेशिया के वज़ीर आज़म ने भी उसको वेलकम किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी, वज़ीर ख़ारजा भी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर सब मुस्तकिल मुतहरिक हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और कोशिश पाकिस्तान की नंबर 1 ये है कि इस जंग बंदी के जरिए पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मफाद है वो ये है कि ईरान और अरब की जंग ना हो। इशाक डार कुछ भी कहें लेकिन हकीकत यह है कि ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान मीडिएटर नहीं बस एक फैसिलिटेटर है। वो अमेरिका और ईरान के मैसेजेस एक दूसरे को पास कर रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका का प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाया और ईरान का जवाब अमेरिका को बताया। अमेरिका ने ईरान के सामने युद्ध रोकने के लिए 15 पॉइंट का एक पीस प्रपोजल रखा। इसमें ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से सरेंडर करने, एनरिच्ड यूरेनियम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हवाले करने, न्यूक्लियर प्लांट्स के इंस्पेक्शन की इजाज़त देने, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट करने, मिसाइल्स की रेंज घटाने, हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को मदद देना बंद करने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को तुरंत खोलने, ऐसी तमाम शर्तें रखी गई हैं। इन सब के बदले में अमेरिका ने ईरान से प्रतिबंध हटाने और आगे की बातचीत के लिए 30 दिनों की सीज फायर का प्रस्ताव भी ईरान को दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बातचीत आगे बढ़ाने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इस्लामाबाद आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ऐसे इशारे दिए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे और वो इस्लामाबाद के मुज़ाकरात के हक में हैं और वो कह रहे हैं कि जल्दी ईरान से डील हो जाएगी। वो दो किस्म की बातें कर रहे हैं। वो एक तरफ ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि हम खर्क पर कब्जा कर लेंगे और दूसरी तरफ ऐसी बातें भी कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान से तो मुज़ाकरात हुकूमत शक्ल में हो गए हैं और अगले हफ्ते में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप दो तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात की बात
वो भी कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात का पहला राउंड जो इस्लामाबाद में जिसके लिए स्टेज तैयार की जा रही है, वो मार्को रूबियो और अब्बास अरागची के दरमियान है कि ये दोनों पहले राउंड में मिलेंगे। लेकिन क्या इस पहले राउंड में सीज फायर हो जाएगा? ये एक बेस तो सेट कर सकती है, नोट्स एक्सचेंज हो सकते हैं, एक दूसरे से बात हो सकती है, कुछ गिव एंड टेक की राह हमवार हो सकती है, कोई मुज़ाकरात की सिमत तो तय हो सकती है। लेकिन मार्को रूबियो और अब्बास अरागची के मुज़ाकरात के नतीजे में सीज फायर मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है कि फिर सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा। अगर फर्स्ट राउंड इस्लामाबाद में होगा तो हो सकता है सेकंड थर्ड राउंड इस्लामाबाद में ना हो। लेकिन ईरान ने अमेरिका के 15 पॉइंट के प्रपोजल को अतार्किक बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा कि अमेरिका कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर मांगे कर रहा है, इसे माना नहीं जा सकता। مطالبی که به ما منتقل شده، حالا تحت هر عنوانی که شما بخواید اسمشو ببرید، 15 بندی یا کمتر و بیشتر، इस्माइल बाघई कह रहे थे कि मध्यस्थ देशों की तरफ से ईरान को जो 15 पॉइंट का प्रपोजल मिला है वो बहुत एक्सेसिव है, अनरियलिस्टिक है और ऐसी डिमांड्स की एक फहरिस्त है जिसे मानना ईरान के लिए मुमकिन नहीं है। अमेरिका की इन डिमांड्स को इजराइल का भी समर्थन हासिल है, लेकिन ईरान को युद्ध रोकने के लिए अमेरिका की ये शर्तें मंजूर नहीं। इसलिए ईरान ने भी अमेरिका के सामने अपनी 6 डिमांड्स रखी हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल अपने हमले तुरंत बंद करें, मिडिल ईस्ट से अमेरिका अपने सारे सैन्य अड्डे समेट ले, ईरान के ऊपर लगे सारे प्रतिबंध अमेरिका हटाए और युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा दे। अमेरिका, रूस और चीन के साथ यूनाइटेड नेशंस इस बात की गारंटी दें कि भविष्य में कभी ईरान पर हमला नहीं होगा। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका से यह डिमांड भी की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल स्वीकार किया जाए, उसको वहां से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूलने की मंजूरी दी जाए। जानकारों का मानना है कि अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के सामने जिस किस्म की डिमांड्स रखी हैं वो ना तो अमेरिका मानेगा ना ईरान, इसलिए समझौते की गुंजाइश कम ही है। इन सबके बीच सबसे हैरान करने वाला रवैया प्रेसिडेंट ट्रंप का है। ट्रंप सुबह कुछ कहते हैं और कुछ पलों के बाद ही कुछ और कहने लगते हैं। ट्रंप ने एक तरफ ईरान को उसके पावर स्टेशंस और डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स को उड़ाने की धमकी दी और उसके बाद यह दावा भी कर दिया कि ईरान से बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है। ट्रंप ने यह भी माना कि कुछ देश ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएट कर रहे हैं। फिर उन्होंने ईरान के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशंस होने का दावा भी कर दिया। अब किसी को समझ नहीं आता कि ट्रंप की किस बात का यकीन करें, क्योंकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान ने उन्हें तेल के 10 टैंकर्स गिफ्ट दिए थे। अब वो कह रहे हैं उसने 20 और टैंकर्स तोहफे में दिए हैं। We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. They came back on the 15-point plan. They gave us most of the points. Why wouldn't they? And we are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning, over the next couple of days, a lot of boats. And I would only say that we're doing extremely well in that negotiation, but you never know with Iran. डोनाल्ड ट्रंप अपने स्पेशल प्लेन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। ईरान ने अमेरिका के 15 पॉइंट्स के सीज फायर प्लान का जवाब पॉजिटिवली दिया है, इसलिए ऑयल टैंकर्स की संख्या भी बढ़ाकर ईरान ने दुगनी कर दी है। इसलिए उनको लगता है कि ईरान के साथ सीज फायर की बातचीत बहुत अच्छी हो रही है और इसके नतीजे भी दिखाई देने चाहिए। एक तरफ ट्रंप शांति का संदेश दे रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। आज इजराइल और अमेरिका के फाइटर जेट्स ने ईरान की राजधानी तेहरान के अलावा करज, यज्द, बुशहर और मशहद शहरों पर बमबारी की। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में रिहायशी इमारतों पर बॉम्बिंग की। ईरान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर हमला किया, जिसमें कई स्टूडेंट्स और प्रोफेसर मारे गए। इजराइल ने खोनाब में ईरान के हैवी वाटर न्यूक्लियर स्टेशन पर भी बमबारी की।
ईरान के मुताबिक इजरायल और अमेरिका ने तेहरान और दूसरे शहरों में पावर सप्लाई को भी टारगेट किया, जिससे तेहरान समेत कई शहरों में बिजली गायब हो गई है। ईरान के मुताबिक अमेरिका इजरायल के ताज़ा हमलों में करीब 2 दर्जन आम लोग मारे गए हैं। इनमें स्टूडेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं। ईरान की मीडिया के मुताबिक हमले के बाद देश में पावर सप्लाई बहाल करने का काम किया जा रहा है। हवाई हमले के साथ साथ अमेरिका ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑफेंसिव की भी तैयारी कर रहा है। अमेरिका के लगभग 2500 मरीन्स, 3000 सेलर्स और 1000 पैराट्रूपर्स मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। अमेरिका के 2 नए वॉरशिप्स भी मिडिल ईस्ट में ईरान के करीब आ गए हैं। आशंका है कि अगले कुछ दिनों में अमेरिकी सेना ईरान के खर्ग, के शाम और हॉर्मुज द्वीपों पर जमीनी हमला कर सकती है। इसके लिए ईरान में अमेरिकी पैराट्रूपर्स उतर सकते हैं। ट्रंप ने आज फिर दोहराया कि वो खर्ग द्वीप को तबाह करके वहां पर अपनी सेना तैनात कर सकते हैं, क्योंकि खर्ग द्वीप से ईरान के 90% क्रूड का सप्लाई होता है। इसलिए यह चर्चा है कि अमेरिकी सेना खर्ग पर कब्जा करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि ईरान ने भी कहा है कि उसके सैनिक अमेरिकी सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि अगर अमेरिकी सैनिकों ने ईरान में कदम रखा तो वो वापस नहीं लौटेंगे, उन्हें ईरान में ही दफनाया जाएगा। हालांकि जब प्रेसिडेंट ट्रंप से ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यह ऑप्शन भी खुला हुआ है। It was a big day. They've destroyed a lot of additional targets today. Are you considering still putting boots on the ground, and would you do that without going to Congress? I just have lots of alternatives. We have tremendous numbers of ships over there. We don't need them all because of, the power. Look, I would say we're just like we're ahead of schedule on the ballroom. In a much bigger way, we're ahead of schedule with Iran. We're weeks ahead of schedule. If you would have said that in 3 days we were going to knock out 158 ships, their entire Navy, which we did, we knocked out their entire Air Force. We knocked out most of their missiles. That's why you see missile attacks, but they're sputtering. डोनाल्ड ट्रंप मीडिया को बता रहे थे कि आज अमेरिका और इजरायल ने ईरान में कई बड़े टारगेट्स पर मिसाइल और बमों से हमले किए हैं और उन्हें तबाह कर दिया है। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वो ईरान में सेना उतार सकते हैं तो ट्रंप ने जवाब दिया कि उनके पास ये ऑप्शन भी खुला हुआ है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बड़े जंगी जहाज तैनात हैं और चूंकि ईरान की पूरी नेवी तबाह हो चुकी है, एयरफोर्स बर्बाद हो चुकी है, तो फिलहाल उन्हें ग्राउंड फोर्स उतारने की ज़रूरत नहीं लगती है। लेकिन ईरान पर अमेरिका की धमकियों का कोई असर हो नहीं रहा है। आज ईरान ने इजराइल, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत पर भीषण हमले किए। ईरान ने हाइफा में इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी को फिर से निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से हाइफा की रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। रिफाइनरी के अलावा ईरान ने इजराइल के बीर शेबा में हथियार की कंपनी रफाइल एडवांस डिफेंस की फैक्ट्री पर मिसाइलों की बरसात कर दी, जिससे हथियारों का एक कारखाना तबाह हो गया। रफाइल कंपनी ही इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम और डेविड स्लिंग को बनाती है। इसके अलावा रफाइल ही इजराइल की स्पाइक मिसाइल का भी प्रोडक्शन करती है। ईरान ने बीरशेबा में रमात खुबाब कॉम्प्लेक्स में इजराइल की हथियारों की एक और फैक्ट्री को भी मिसाइल से तबाह कर दिया। जब इजराइल की फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने उस कारखाने तक पहुंची, तभी एक और मिसाइल आ गिरी। आज ईरान ने इजराइल पर कुल मिलाकर 27 मिसाइलों से हमला किया। इनमें कई मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेल अवीव में गिरी। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल में 100 से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिनमें से कई लोग गंभीर हालत में हैं। ईरान के हमलों से अब तक इजराइल में 6000 से ज़्यादा नागरिक जख्मी हो चुके हैं। मारे जाने वालों की तादाद इजराइल ने रिलीज नहीं की है। ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से इजराइल के सांसदों को भी पार्लियामेंट से भागकर बंकर में घुसना पड़ा। आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि जिस तरह इजराइल ईरान के आम लोगों को टारगेट कर रहा है, उसके बाद अब ईरान भी इजराइल के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेगा। با توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी कह रहे थे कि इजरायल और अमेरिका ने ईरान में आम जनता के घरों पर बमबारी की है। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज पर बम बरसाए हैं, जिनमें 600 स्टूडेंट्स और टीचर्स, प्रोफेसर्स मारे गए हैं। इसलिए अब ईरान भी पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल के कमांडर्स और नेताओं के ठिकानों पर हमले करेगा। ईरान ने आज इराक, बहरीन और सऊदी अरब में अमेरिकी बेसिस को भी निशाना बनाया। ईरान ने सबसे बड़ा हमला सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बेस पर किया। ईरान के ड्रोन के हमले से इस सऊदी बेस पर खड़ा अमेरिका का एक टोही विमान तबाह हो गया। E-3 AWACS सेंट्री नाम का यह विमान असल में एक उड़ने वाले रडार और हवा में कमांड और कंट्रोल सेंटर का काम करता है, जो ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक की वार्निंग पहले ही देता था और अमेरिकी फाइटर जेट्स को भी अटैक के लिए गाइड करता था। एक E-3 AWACS विमान की कीमत करीब $700 मिलियन होती है। सऊदी अरब में अमेरिकी बेस पर अटैक के अलावा ईरान ने बहरीन में भी अमेरिकी सैनिक अड्डे को मिसाइल से निशाना बनाया। इराक की राजधानी बगदाद में ईरान ने अमेरिका के विक्टोरिया मिलिट्री बेस पर भी ड्रोन से हमला किया। अरब देशों में अमेरिकी सैनिक ठिकानों के अलावा आज ईरान ने यूनाइटेड अरब अमीरात को स्पेशली टारगेट किया। अबू धाबी में ईरान ने UAE के अल तवीला एल्यूमिनियम प्लांट पर मिसाइल से हमला किया। ईरान के हमले के बाद इस प्लांट में कामकाज ठप हो गया। इसके अलावा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके तेल सप्लाई करने वाली हबशान फुजैरा पाइपलाइन को भी ड्रोन से निशाना बनाया। सैटेलाइट कंपनियों ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उसके मुताबिक ईरान के हमले के बाद UAE के असाब ऑयल एंड गैस फील्ड में आग लग गई। UAE ने बताया कि उसने ईरान की 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 42 ड्रोन्स को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। आज ईरान ने कुवैत पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। ड्रोन हमले में कुवैत के एक डीसैलिनाइजेशन प्लांट में काम करने वाले भारतीय की मौत हो गई। कुवैत की सरकार ने बताया कि उसने आज ईरान की 14 मिसाइलों और 12 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके हवा में मार गिराया। लेकिन ईरान की कुछ मिसाइलें एक सैनिक अड्डे पर भी गिरीं, जिनकी वजह से 10 सैनिक घायल हो गए। कतर ने भी ईरान के एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करके हवा में मार गिराने की जानकारी दी। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी से हुए युद्ध की वजह से अरब देशों को अब तक 75 से 80 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। इस बीच ईरान के सपोर्ट में अब यमन के हूतियों ने भी एक नया मोर्चा खोल दिया है। हूतियों ने पिछले 2 दिनों में इजरायल के ऊपर कई मिसाइलें दागी हैं और धमकी दी है कि अगर ईरान पर अमेरिकी सेना जमीनी हमला करती है तो फिर यमन लाल सागर में बाब अल मंदाब स्ट्रेट को बंद कर देगा। इस वक्त बाब अल मंदाब के रास्ते ही सऊदी अरब अपना तेल एक्सपोर्ट कर पा रहा है। हूतियों के इस जंग में शामिल होने को पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक माना जा रहा है। I think we're at an inflection point. I think with the Houthis joining, they sat very, very patiently for almost a month before joining the fray. And now that they have joined, they have joined full speed, full on. One ballistic missile was fired at Israel yesterday, another one was fired at Israel today, and they are vowing to continuing to fight. So this is a very, very significant and dangerous moment. नोमी बार याकूब ब्रिटेन में मिडिल ईस्ट मामलों की एक्सपर्ट हैं। वो कह रही थी कि हूतियों के जंग में आने से अब ये लड़ाई बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गई है। नोमी ने कहा कि हूती 1 महीने से शांत बैठे हुए थे, लेकिन अब वो पूरी ताकत से इस युद्ध में शामिल हो गए हैं। उन्होंने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजरायल पर दागी हैं। इससे मामला और बिगड़ गया है और जंग और भयानक हो गई है। ईरान के अलावा इजरायल के खिलाफ लेबनान के हथियारबंद संगठन हिजबुल्लाह ने भी बड़ा मोर्चा खोल रखा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने छोटे बड़े रॉकेट्स और ड्रोन से उत्तरी इजरायल पर लगातार हमले कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज हाइफा में हिजबुल्लाह ने ही इजरायल की बजान रिफाइनरी पर रॉकेट से हमला किया था। इसके अलावा लेबनान में ऑपरेशन चला रही इजरायली सेना पर भी हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है। लेबनान में इजरायल भी एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है। बेरूत और टायर शहरों पर भयंकर बमबारी के अलावा इजरायली सेना ने नॉर्थ और साउथ लेबनान को जोड़ने वाले पुलों को भी बमबारी से उड़ा दिया। अब इजरायली फोर्सेस साउथ लेबनान में इजरायल और लेबनान के बीच एक बफर जोन बना रही हैं। इस दौरान हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना के टैंकों को ड्रोन से उड़ा रहे हैं। इजरायल की लगातार बमबारी से लेबनान में अब तक 1,500 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें कई जर्नलिस्ट भी हैं और आम नागरिक भी शामिल हैं।
इसराइल के हमलों की वजह से लेबनान में 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। वो सड़कों के किनारे टेंट्स में रहने को मजबूर हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के बार बार रुख बदलने से ये तो साफ है कि वो किसी तरह इस जंग से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं उससे पूरी दुनिया परेशान है। अमेरिका पर भी इसका बुरा असर हुआ है। पेट्रोल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं, महंगाई बढ़ गई है, अमेरिकी जनता में जबरदस्त नाराजगी है। एक लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक सिर्फ 11% अमेरिकी इस युद्ध के समर्थन में हैं। 89% लोग ईरान पर अटैक को गैर जरूरी और अमेरिकी हितों के खिलाफ मानते हैं। ट्रंप की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त गिरावट आई है, इसलिए प्रेशर तो ट्रंप पर भी है और शायद इसलिए वो इस कोशिश में है कि इज्जत भी बच जाए और इस मुसीबत से पीछा भी छूट जाए। लेकिन ईरान ट्रंप को ऐसा रास्ता देना चाहता नहीं है, इसलिए कोई नहीं बता सकता कि यह जंग कब रुकेगी। हम आगे बढ़ते हैं। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने दावा किया कि देश में नक्सलियों का खात्मा हो गया है। लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि उन्होंने देश से मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। असल में आज लोकसभा में नक्सल मुक्त भारत को लेकर सरकार की कोशिशों पर चर्चा हुई। इसी चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि सभी टॉप नक्सली कमांडर या तो मारे जा चुके हैं या उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद को तो खत्म किया जा चुका है, अब सरकार उन अर्बन नक्सलियों पर ध्यान देगी जो हथियार उठाकर क्रांति करने वालों के समर्थन में आर्टिकल लिखते हैं, सेमिनार्स में स्पीच देते हैं। अमित शाह ने जेएनयू का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नक्सली जब हमारे देश के जवानों पर हमला करते थे तो जेएनयू में जश्न मनाया जाता था। कांग्रेस की सरकारों ने नक्सलियों पर लगाम लगाने की कोशिश करना तो दूर, नक्सलियों को सपोर्ट करने वाले अर्बन नक्सल्स को बढ़ावा दिया, इसीलिए यह प्रॉब्लम इतनी बड़ी बनी। चितलनार छत्तीसगढ़ में एक साथ 76 जवानों को मार दिया। उसके बाद जेएनयू, जिसका अभी अमरा राम जी महिमा मंडन करते थे, जेएनयू वो यूनिवर्सिटी में उत्सव मनाया, वहां एक नृत्य किया कि 76 पुलिस के जवान मारे गए और नृत्य में जमीन पर भारत का तिरंगा बिछाकर पैर के नीचे रख कर नृत्य किया। इसका समर्थन ये मान्यवर करते हैं। मान्यवर चिदंबरम साहब 76 जवान मारे जाने के बाद किसी को खाना मुंह नहीं लगता, पानी हलक से नीचे नहीं उतरता है। मान्यवर चिदंबरम साहब ने कहा हम आपसे, मतलब कोट अनकोट है और नक्सलियों को कह रहे हैं, हम आपसे हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते क्योंकि हम जानते हैं आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आप हथियारबंद आजादी की लड़ाई में विश्वास करते हैं। मान्यवर किस प्रकार से देश चला है। इसके बाद अमित शाह ने राहुल गांधी को डायरेक्ट अटैक किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अब खुद एक वामपंथी पार्टी बन चुकी है। नक्सलियों को राहुल गांधी सपोर्ट करते हैं, नक्सलियों के कार्यक्रम में जाते हैं, नक्सल नेताओं को कांग्रेस के आयोजनों में बुलाते हैं। कांग्रेस के इसी रुख के कारण देश में नक्सलवाद को पनपने में मदद मिलेगी। मैं अब उनके नेता की बात करना चाहता हूं, राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार नक्सलों और उनके हमदर्दों के साथ देखे गए। भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंटल संगठन हिस्सा लिए, इसका रिकॉर्ड है। 2010 में उड़ीसा में लाडो सिकोका के साथ मंच साझा किया। सिकोका ने उसी मंच से भड़काऊ भाषण दिया और राहुल गांधी को माला भी पहनाई। 2018 में हैदराबाद में गुम्माडी विट्ठल राव उर्फ गद्दार से मुलाकात की, जो विचारधारा के करीब रहे। मई 25 कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस, मान्यवर 2025 कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस, इसके साथ मुलाकात की। मान्यवर आज हिड़वा जब मारा गया, मान्यवर
172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? इन्होंने 70 से लेकर मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है, ये नरसंहार का समर्थन किया है, और 20,000 लोग जो मारे गए, इसका दोषी अगर कोई एक है तो कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी। नक्सलों के साथ रहते रहते ये पार्टी और उनके नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं, और इसका जवाब इस देश की जनता को चुनाव में देना पड़ेगा। ये बात यहां से रुकेगी नहीं, जनता की अदालत में जाएगी मान्यवर, और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। नक्सलियों ने खुद को आदिवासियों, गरीबों की मददगार बताकर सबसे ज्यादा नुकसान गरीब आदिवासियों का ही किया। जल, जंगल, जमीन का नारा देने वालों ने खुद उस पर कब्जा किया। आदिवासी इलाकों में अपनी समानांतर सरकार चलाने की कोशिश की। इन इलाकों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होने दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की खुली छूट दी और दूसरी तरफ आदिवासी इलाकों का डेवलपमेंट किया। आज अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि पिछले 11 सालों में नक्सल प्रभावित आदिवासी इलाकों में करीब 18,000 किलोमीटर सड़कें बनी, 1800 बैंक खुले, 6,000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिसेज बने, गांव-गांव में स्कूल खोले गए। अमित शाह ने कहा कि विकास हुआ तो आदिवासियों का विश्वास बढ़ा, और इसका असर है कि नौजवानों ने नक्सलियों का समर्थन करना बंद कर दिया। बड़ी तादाद में नक्सलियों ने भी सरेंडर किया। नक्सलवाद खत्म हुआ, यह सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब सरकार के नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास पर सरकार को और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उन्हें मुख्य धारा में लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चुनावी लड़ाई अब डराने धमकाने पर आ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पश्चिमी मेदिनीपुर में बेलदा में एक रैली की। इस रैली में ममता बनर्जी ने लोगों को बीजेपी का डर दिखाया। ममता ने कहा कि चुनाव के वक्त बीजेपी के नेता लोगों को लालच देते हैं, कैश बांटते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी सब वसूल लेगी, गैस, कैश सब बंद हो जाएगा। নোটবন্দির জন্য লাইন, এবার হচ্ছে ভোটবন্দির জন্য লাইন। এসআইআর মানে সর্বনাশ, জেতার তো কোনো সম্ভাবনা নেই। যত রকম চক্রান্ত, যত রকম বদবুদ্ধি, সেগুলোকে অপব্যবহার করছে। আর পুরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টটা মানুষের কাজ না করে, মানুষ গ্যাস পাবে না, ইলেকশনের আগে দেবে ক্যাশ, আর ইলেকশনের পরে গ্যাসও বন্ধ, ক্যাশও বন্ধ। এটা বিজেপির খেলা। ममता बनर्जी के बयान का हिंदी में आपको मतलब बता दूं। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले नोटबंदी के लिए लाइन लगाई, इस बार वोटबंदी के लिए लाइन लगवा दी। एसआईआर सर्वनाश के अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी की जीत किसी भी हालत में संभव नहीं है, इसलिए वो हर मुमकिन साजिश कर रहे हैं, गलत हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार लोगों के लिए काम नहीं करती, लोगों को गैस नहीं मिल रही है, लेकिन इलेक्शन आने पर कैश दे रहे हैं, और इलेक्शन के बाद गैस भी बंद हो जाएगी और कैश भी बंद हो जाएगा। ये बीजेपी का असली खेला है। ममता बनर्जी बंगाल के लोगों से कह रही हैं कि अगर बीजेपी पावर में आई तो बंगाल के लोगों के खाने पीने, पहनने, ओढ़ने सब पर पाबंदी लगा देगी। बीजेपी सत्ता में आई तो मछली बंद कर देगी, अंडा मांस बैन कर देगी, बंगाली भाषा की जगह हिंदी बोलने के लिए प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। আর বিজেপি আসলে কি বলছে? মাছ খাওয়া যাবে না। বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন সেটাও বিজেপি এক পক্ষ। ওরা কোনো ধর্ম মানে না, ওরা হচ্ছে বক ধার্মিক।
শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন ধর্ম মানে হচ্ছে মানবিকতা, কর্ম হচ্ছে ধর্ম, ধর্মের আর এক নাম কর্ম, ভালো কাজ করা। আর ওরা দাঙ্গা করে। কি করে? দাঙ্গা করে। দাঙ্গা করে ক্ষমতা এসছে, মানুষ মেরে ক্ষমতা এসছে। ममता बनर्जी के बयान का हिंदी में मतलब, दीदी ने कहा कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं मछली नहीं खाई जा सकती, बीजेपी शासित राज्यों में मछली नहीं खाई जाती, आप मांस नहीं खा सकते, अंडा नहीं खा सकते। ये लोग किसी धर्म को नहीं मानते। भगवान कृष्ण ने कहा था धर्म का मतलब है इंसानियत, धर्म का दूसरा नाम है कर्म। लेकिन ये लोग दंगा कराते हैं, ये लोग दंगा करा के सत्ता में आए हैं और लोगों का खून बहाकर सत्ता में आए हैं। बीजेपी ममता के इस रुख से कुछ परेशान भी है, इसलिए आज बीजेपी का एक डेलीगेशन ममता बनर्जी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, सुकांत मजूमदार समेत कई नेताओं ने चुनाव आयोग में शिकायत की। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि वोटिंग से पहले लोगों को ममता बनर्जी डरा रही हैं, ये बंद होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री खुद किस तरीके से वहां के वोटरों को घर घर तक धमकी दे करके कि जो बीजेपी को वोट देगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, और तृणमूल कांग्रेस का पूरा कार्यकर्ता, पूरा मंत्री, उनका पूरा टीम किस तरीके से पूरा इलेक्शन प्रोसेस को हाईजैक किया। पश्चिम बंगाल में जितना अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के नीचे स्तर का पूरा को तृणमूल का कांग्रेस वर्कर टाइप बना करके जो हाईजैक किया गया है, उसका चिंता व्यक्त करते हुए हमने डिटेल में कब ममता बनर्जी ने लोगों को धमकी दिया और उनके अधिकारियों को किस तरीके से धमकी कराया गया और लोगों को कैसे करके घर में अंदर जा करके डराया गया है, धमकाया गया है, पूरा हम लोग विवरण हम लोग ने पिटीशन में लिखा है। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी भी आज चुनाव आयोग के पास शिकायत करने गए, लेकिन उनके खिलाफ चुनाव आयोग के खिलाफ उन्होंने खुद बात की। अभिषेक बनर्जी ने एक ट्विटर पर एक पोस्ट किया और इसके बाद सीधे वो सीईओ के ऑफिस पहुंचे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल में अभी भी नए वोटर जोड़े जा रहे हैं और संदिग्ध तरीके से 30,000 से ज़्यादा फॉर्म 6 जमा किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं जो बंगाल के हैं ही नहीं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग सारी सीसीटीवी फुटेज जारी करे ताकि पता चले कि इन फॉर्म्स को कौन जमा कराने के लिए आया। इलीगली कोई चुनाव जीतना है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अवैध तरीके से, तो आप या तो वोटर्स काटोगे या वोटर्स ऐड करोगे। बंगाल में दोनों किया जा रहा है। बंगाल में वोटर्स काटे भी जा रहे हैं, ऐड भी किया जा रहा है। तो ईवीएम टैंपरिंग अगर आप करोगे तो वो पकड़ी जाएगी। हम लोग के नीचे जो बूथ एजेंट्स होंगे, वो चाहे मॉकपोल हो या अभी रैंडमाइजेशन का जो काम चल रहा है, वो हर एक ईवीएम चेक करता है। लेकिन वोटर लिस्ट में मैंने ये मनोज अग्रवाल जी से पूछा कि मान लीजिए ऐसा केस हुआ कि मान लीजिए बिहार से कोई विधानसभा में 800 केसेस आए जो यहां नहीं रहता और जोर जबरदस्ती घुसाया गया, तो आप क्या करोगे? वो कह रहे कि हम अधिकारी को सस्पेंड कर देंगे। मैं कहा अजब है, अधिकारी को सस्पेंड कर दोगे तो वोटिंग का आउटकम तो चेंज हो ही गया। भाई आप उसको रोकने के लिए क्या करोगे? तो यहां इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? फ्री एंड फेयर पोल। आप मुझे इतना बता दीजिए कि अगर आप बिहार से वोटर ऐड कर रहे हो और बंगाल के वोटर्स डिलीट कर रहे हो तो फ्री एंड फेयर पोल होगा क्या? आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ अब बंगाल में कैंपेन भी तेज हो गया है। आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी समर्थकों की भारी भीड़ के साथ नंदीग्राम सीट से नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे। पर्चा भरने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी मुस्लिम परस्त हैं, सनातन विरोधी हैं। शुभेंदु ने कहा कि उन्होंने पिछली बार ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया था, इस बार भवानीपुर से भी ममता की परमानेंट विदाई की जाएगी। दीदी नहीं है, बुआ है, इस बार जाने वाले है, फिर हारेगी। 21 में नंदीग्राम में हुआ जो इस बार भवानीपुर में हुई होगा। ममता बनर्जी का पार्टी मुस्लिम लीग 2 है, जमात है, वंदे मातरम को रोकता है, दुर्गा माता का मूर्ति तोड़ता है, काली माता को प्रिजन में उठाता है।
एक घोर सनातन विरोधी। मैं कालीघाट मंदिर में था और ममता बनर्जी नमाज पढ़ रही थी। ममता बनर्जी बार बार एसआईआर का मुद्दा उठाती हैं, वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाती हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर भी वार किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ममता बंगाल को घुसपैठियों का गढ़ बना देना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी और ममता इसी वजह से बहुत ज्यादा डर गई हैं। ऐसा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बंगाल की जनता, बंगाल की सुरक्षा बंगाल के वोटर के हाथ में है। ममता बनर्जी सत्ता से जा रही है, उसके भय से वो झूठ बोल रही है। यहाँ की नौजवानों को चाकरी नहीं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं। ममता बनर्जी जी बंगाल को घुसपैठियों के हाथ में देना चाहती है, जमात के हाथ में देना चाहती है। बंगाल की जनता इसको समझी है। इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय है। ममता बनर्जी जी को सत्ता से बेदखल करके ही बंगाल की जनता रहेगा। भारी बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगा। आज ममता बनर्जी के लिए एक और बुरी खबर आई। तृणमूल कांग्रेस के विधायक काजी अब्दुल रहीम ने ममता की पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। भदौरिया सीट से विधायक अब्दुल रहीम पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं। उनके पिता भी कांग्रेस में थे। नॉर्थ 24 परगना में उनका एक अच्छा होल्ड है। उन्होंने आज दिल्ली में कहा कि ममता ने मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और वो ममता बनर्जी को हराकर इसका बदला लेंगे। हम जुड़ के बीजेपी को रोकना चाहते हैं, इसलिए हम उस दिन आए। लेकिन हम जाने का बाद उसका जो एक्टिविटी है, जो दूसरा हम लोग का जो सोच थे, जिसके लिए हम लोग गया है, लेकिन हमको लगा जे वो ठीक नहीं है। वो बात और काम पे बहुत फर्क है। उसके बाद जो हमारा जो हिंदू मुस्लिम जो रिलेशन ऐसा हो रहा है, जो टीएमसी लोग को मुस्लिम के लिए बोल रहा है और ये लोग हिंदू के लिए बोल रहे हैं, ये तो सही नहीं। हम लोग तो सेकुलर फोर्स, सेकुलर होना चाहिए हम लोग का। बंगाल तो बहुत अच्छा लीडर सेकुलर के लिए दिया है, इसलिए हम लोग दिल टूट गया। कांग्रेस बंगाल में इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का फोकस मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर और पुरुलिया पर है। ये ऐसे इलाके हैं जहां बुरे वक्त में भी कांग्रेस को अच्छा सपोर्ट मिलता है। इसलिए कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर से मैदान में उतारा है। पूर्व सांसद मौसम बेनजीर नूर मालदा के मालतीपुर से चुनाव लड़ेंगी। अधीर रंजन चौधरी 30 साल बाद एमएलए का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो पिछला इलेक्शन तृणमूल कांग्रेस के विधायकों से हिंदू विरोधी बयान दिलवाकर ममता ने वोट पोलराइज करा दिया था, इसलिए वो हार गए। लेकिन इस बार ममता की कोई तरकीब काम नहीं करेगी। पिछले 2024 साल के चुनाव में मेरे क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से दंगा फैलाए गए थे ममता जी की अगुवाई में, हिदायत पे। और वो दंगा फैलाने के तुरंत बाद उनकी पार्टी की जो विधायक वो खुलेआम बयान देने लगे कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान, 30% हिंदू है। अगर मुसलमान चाहे तो सारे हिंदुओं को मार के गंगा नदी में बहा सकता है। वो जो उनकी जो बयान, वो बयान लेके सत्तारूढ़ पार्टी के जो एजेंसी हिंदू घर घर, हिंदू गांव गांव पहुंच गए और ये सलाह देने लगे कि सारे हिंदू लामबंद होकर बीजेपी को वोट डालो, क्योंकि वो जानती थी कि सारे हिंदू अगर लामबंद हो जाए तो अधीर चौधरी की हार निश्चित है। मुसलमान तो ज्यादा है, लेकिन मुसलमान वोट काटने के लिए बाहर से मुसलमान नेता का इसका यहाँ आयात किए गए थे और साथ साथ हिंदू वोट काटने के लिए ये घिनौने साजिश किए गए थे। बंगाल में बीजेपी ममता को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश कर रही है और ममता की कोशिश बीजेपी को बंगाल का दुश्मन साबित करने की है। ममता जानती हैं कि बंगाल में लोगों में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के प्रति जबरदस्त लगाव है। इसलिए ममता बार बार कह रही हैं कि अगर बीजेपी पावर में आई तो बंगाल में मांस खाने पर पाबंदी लगा देगी, बंगाल में माछ भात बंद हो जाएगा। ममता का यह फॉर्मूला काम कर रहा है और बीजेपी के नेता इस पर सफाई देते घूम रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन असम में 10 दिन बाद ही वोटिंग होनी है। इसलिए असम में चुनाव प्रचार इस वक्त चरम पर है। हिमंता बिश्व शर्मा और गौरव गोगोई के लिए यह चुनाव साख का सवाल बन गया है। हिमंता एक एक दिन में दर्जनों रैलियां और रोड शो कर रहे हैं और उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर है। हिमंता घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने और असम के मूल निवासियों को उनका हक दिलाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस से हिंदुओं का वोट पोलराइज करने की कोशिश बता रही है। कांग्रेस इसे वोट पोलराइज करने की कोशिश बता रही है, लेकिन हिमंता पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। आज हिमंता ने कहा कि कांग्रेस क्या कहती है इसे लेकर वो परेशान नहीं होते।
उन्हें वोट चाहिए क्योंकि असम को आसमान में ले जाना है। ये कोर्ट का मामला है, हमें जुबिन गार्ग को पॉलिटिक्स में लेना नहीं चाहिए। सर, जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि असली नकली की लड़ाई कैसे देखते हैं? चलो ना, जो भी लड़ाई है होने दो, जुन जीते जीते। सर, जेनजी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कोई नहीं, हमारा साथी सारे वो जेनजी तो है, भारत का जेनजी हमारा साथ है। सर, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया तो हो गया, क्या तकलीफ है? पोलराइजेशन हो, जो भी हो, हमें वोट मिलना चाहिए। अब मिल चुका हूँ, बस। सर, आपने इतना काम किया, क्या काम बाकी है ममता सर के लिए अभी, और क्या करेंगे? असम को आसमान तक लेके जाना है। होम मिनिस्टर अमित शाह की भी असम में कई रैलियां हो चुकी हैं और उनके निशाने पर भी घुसपैठियां ही हैं। असम के नालबाड़ी इलाके की रैली में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने राज्य की डेमोग्राफी बिगाड़ दी है, इसे दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। अमित शाह ने कहा कि अगर असम में फिर से बीजेपी की सरकार बनी तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, जिससे कोई 4 शादियां न कर पाए। आने वाले दिनों में आसाम में भी हम समान नागरिक संहिता यूसीसी लाकर 4 शादियों पर प्रतिबंध करने वाले। कमल के निशान पर बटन तो जरूर दबाना है, मगर इतना गुस्से से दबाना कि एक एक घुसपैठिया आसाम छोड़कर वापिस चला जाए, इतने गुस्से से। कांग्रेस सरकार ने सालों तक असम के अंदर घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोले। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम की सीमाएं घुसपैठियों के लिए बंद कर दी है, बंद कर दी। 1,25,000 एकड़ भूमि जो अनधिकृत रूप से घुसपैठियों ने कब्जाई थी, वो भूमि को वापस लेकर वहां श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान पर भव्य सत्र बनाने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा ने। असम में कांग्रेस के कैंपेन की सारी जिम्मेदारी गौरव गोगोई पर है। गौरव गोगोई ने कहा कि अमित शाह घुसपैठ के मुद्दे पर कुछ भी कहें, लेकिन असम के लोग जानते हैं कि घुसपैठ रोकने का काम अमित शाह का ही है, और अगर असम में घुसपैठिए हैं तो ये उन्हीं की नाकामी है। तो कांग्रेस की सरकार पिछले 10 वर्षों से असम में नहीं है, पिछले 10 वर्षों से डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन अभी भी घुसपैठ क्यों हो रहा है? अभी भी सीमा के उस पर गाय की तस्करी क्यों हो रही है? अभी भी उधर से इधर ड्रग्स और सुपारी का सिंडिकेट कैसे आ रहा है? क्या इन चीज़ों पे यहाँ पर राज्य सरकार क्या करेगी, इस पर भी हम जानना चाहिए। हिमंता का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, उनका फोकस हिंदू वोटर्स पर है और खुलकर है। हिमंता के रुख से कांग्रेस को उम्मीद ये थी कि मुस्लिम वोटर्स उसके पक्ष में पोलराइज होंगे, लेकिन बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी का अलायंस हो गया और इससे असम में कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। आइए बात करते हैं बिहार की। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अब ये दोनों राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद अभी नहीं छोड़ा है। आज सुबह विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक मुलाकात की और इसके थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार ने जेडीयू एमएलसी संजय गांधी और ललन सराफ के जरिए अपना इस्तीफा विधान परिषद के चेयरमैन को भिजवा दिया। नियम के मुताबिक नीतीश कुमार 2 सदनों के सदस्य नहीं रह सकते। राज्यसभा का इलेक्शन जीतने के 14 दिनों के बाद उन्होंने एक सदन से इस्तीफा देना ही था। आज 14 दिन पूरे हो गए, इसलिए विधान परिषद से इस्तीफा होना सिर्फ एक औपचारिकता थी। लेकिन मजे की बात यह है कि नीतीश के इस्तीफे के बाद उनके करीबी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी रोने लगे। अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में अब नीतीश कुमार जैसा नेता पैदा ही नहीं होगा। विकास की जो बड़ा लाइन खींचे थे नीतीश जी ने, जो भी व्यक्ति आएगा उसके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी नीतीश जी के फुट स्टेप्स को फॉलो करना।
उनके तरह काम करना, घोर से घोर विरोधी के लिए सम्मान रखना, ये सब बड़ा बात है। अब उस तरह के हमको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल सोच वाले लोग अब नए जनरेशन में रह गए हैं। जो नीतीश जी की सोच थी, जिस तरह से उन्होंने बिहार को बांध करके रखा था, चलाया था, नहीं, नीतीश कुमार तो कोई नहीं हो सकता। नीतीश कुमार न कभी नीतीश कुमार पैदा हुआ था, न नीतीश कुमार पैदा होगा। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया। अब बीजेपी का काम पूरा हो गया है तो नीतीश को इस्तीफा देना ही है। देखिए, हम लोग शुरू दिन से ये कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसको सेम महाराष्ट्र का रीपैकेजिंग करके नए तरीके से इनको कुछ दिनों के लिए 2-3 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाया। अब हटा रहा है भाजपा के लोग। भाजपा के लोगों ने ठगने का काम किया। नीतीश जी को ठगा, चाहे महिलाओं को ठगा, जो 1,90,000 रुपये अभी नहीं बांटा गया। तो इन लोगों ने बिहार की जनता को भी धोखा दिया, ठगा। तो भाजपा, देखिए, कथनी और करनी में भारी अंतर है। निशांत कुमार की बात कही जा रही है, तो बोला जब नीतीश जी नहीं रहे तो निशांत संभाल पाएंगे जेडीयू को? अब ये तो उनकी काबिलियत बताएगी कि संभाल पाते नहीं पाते हैं। लेकिन हमारी ये सोच है कि कोई भी नौजवान राजनीति में आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। नीतीश कुमार अब दिल्ली आएंगे, हो सकता है मंत्री भी बन जाएं, लेकिन अब दो बड़े सवाल हैं। नीतीश कुमार के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बिहार में नीतीश की कुर्सी पर कौन बैठेगा, और दूसरा, जेडीयू की कमान कौन संभालेगा। 1 अप्रैल से देश में जनगणना के पहले चरण की शुरुआत होगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन होगा। इस दौरान लोगों से घर घर जाकर 33 सवाल पूछे जाएंगे। केंद्र सरकार ने आज इन 33 सवालों की लिस्ट जारी कर दी। सरकार ने सेंसस के लिए जो सवाल तैयार किए हैं वो देश में सामाजिक बदलावों को देखते हुए तैयार किए गए हैं। इस बार जनगणना में लोगों से परिवार की पूरी जानकारी के साथ घर की बनावट, कमरों की संख्या, फर्श और छत में इस्तेमाल किए गए मटेरियल, ऐसी जानकारी भी ली जाएगी। लोगों से यह भी पूछा जाएगा कि उनके पास कौन सा व्हीकल है, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, टीवी, इनमें से क्या क्या उनके पास है। एक घर में कितने विवाहित जोड़े, मतलब परिवार रह रहे हैं, ये डेटा भी जुटाया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर हर परिवार के रहन सहन की एक डिजिटल कुंडली तैयार की जाएगी। सरकार ने आज ये भी साफ कर दिया है कि पहले चरण में जाति और धर्म से जुड़ा कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। जाति और धर्म से जुड़े सवाल दूसरे चरण में शामिल किए जाएंगे। उनकी लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है। अभी प्रथम चरण की बात कर रहे हैं, जिसमें हाउस होल्ड की जानकारी ले रहे हैं। कोई व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन हम नहीं ले रहे हैं। जाति के प्रश्न सेकेंड चरण में शामिल होंगे। जब उनको हम अंतिम करेंगे तब उचित समय पे आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इसमें कई तरह के सुझाव हैं, उन सभी पे सुझावों पर विचार करके जो सर्वोत्तम तरीका होगा उसके हिसाब से जो है प्रश्न निर्धारित होंगे। धर्म की बात की गई तो उसके बारे में कहना चाहूँगा कि धर्म वो सेकेंड चरण में उसके प्रश्न आएंगे। अभी सिर्फ जो हाउस होल्ड है उसकी जानकारी हम ले रहे हैं। सरकार जनगणना के दौरान हर परिवार की पूरी जानकारी लेगी, लेकिन इसका डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इस डेटा को आरटीआई के दायरे से भी बाहर रखा गया है। मतलब सरकार जनगणना का कॉम्प्रिहेंसिव डेटा तो जारी करेगी, लेकिन लोगों के पर्सनल डेटा को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। और आखिर में एक नजर आइए डालते हैं कल होने वाली बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे। साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी कल केरल और असम चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी करेगी। कल पश्चिमी मेदिनीपुर सदर और बांकुरा में ममता बनर्जी की रैलियां होंगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे।